हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका हम होलिस्टिक कवरेज करेंगे। तो आज हम पीवाईक्यू देखेंगे इस चैप्टर की। जैसा कि आपको पता है, हमारा सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स वाला चैप्टर जो है, सेल स्ट्रक्चर है, वो हमारे चैनल पे डिफेंस सेक्शन पे हो चुका है। आप क्या कर सकते हैं, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप पहले देखिए। इसको आपको कब करना है, पहले आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है। उस चैप्टर में 4 पार्ट हैं, ठीक है। आपको वो 4 पार्ट होलिस्टिकली कवर करने हैं। मैंने जो चीज़ें समझाई हैं उनको अच्छे से समझना है। आज मैं क्वेश्चंस कहूँगा, मैक्सिमम चीज़ों को हम एक बार फिर से रिवीजन मोड में उसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी हो सकता है आपको क्वेश्चंस में ना दिखें, तो हम उनको इन फ्यूचर क्वेश्चंस में फिर करेंगे, क्योंकि हम एक ही बार में सारा नहीं करेंगे। क्योंकि अभी आपको अगर मान लीजिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे कुछ नहीं उठे, तो आपको सेल्फ डाउट होगा, और अपने को सेल्फ डाउट नहीं रखना है। चीज़ों को धीरे धीरे करते हुए चलना। अभी आगे हमारे एग्ज़ाम सीडीएस वालों के लिए तो टाइम नहीं है, बट हाँ सीएपीएफ के लिए बहुत टाइम है, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। ओके, तो पहले आप जाके ये प्लेलिस्ट कवर कर लें, उसके बाद में इस चैप्टर के पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। ओके, तो मेरा नाम आपको पता है, एंड मैंने ये सीरीज़ आपको करवा दी है। सेल वाला चैप्टर हमने कर लिया है। आप अपने रिव्यू वहाँ पे दे सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और आज के पीवाईक्यू सेशन के बाद में आप बता सकते हैं कि आप कितने, कमेंट ज़रूर करना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है। और कितने आपको ऐसा है कि आउट ऑफ लीग लग रहे हैं। हाँ, मैं ये कर ही नहीं पा रहा, इसमें मेरे को डाउट था, या मैं 2 ऑप्शंस में अटक रहा था। हाँ, और ये ध्यान रखना कि रिस्क जरूर लेना आप, क्योंकि अभी से मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में एलिमिनेशन का खेल होता है। तो आपको नहीं आता है, डजेंट मैटर। आपको उस इन जैसे मान लीजिए ये 3 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से अगर आपको एग्जैक्ट इस लाइन के बारे में नहीं पता तो इसको छोड़ो। फिर हाँ, इस लाइन के बारे में आपको पता कि हाँ ये नहीं होगी, तो आप इसको काटते हुए जितनी काट के लाइन और क्वेश्चन के पास जा सकते हो, तो उतनी कोशिश आपको करनी है। समझ में आ गया? चलिए अभी हम शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो कि है पीवाईक्यूज़। मैंने 4-5 सालों के पीवाईक्यूज़ लिए हैं। ओके, हम उसको करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो वेलकम टू द हाउस गाइस। अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा पीवाईक्यू सेशन। पहले आपको काम क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा आपको पॉज करना है और क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करना है, देन आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपका सही होता है तब भी आप देखेंगे, गलत होता है तब भी आप देखेंगे, ताकि आप अप्रोच को समझ पाओ, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स का, कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले ये ध्यान रखना, हम करेक्ट और नॉन करेक्ट में ध्यान नहीं देते हैं, तो ये हमने करेक्ट पूछा हमसे ना। रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैंने आपको हर क्लास से शुरू होने के बाद में, पहली क्लास के बाद में आपसे ये क्वेश्चन पुट किया था कि आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो डिफरेंस है वो कमेंट में लिखिए। किसी ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, याद किया होगा, मैं इस आशा करता हूँ आपसे। तो अपना पहला क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट देखते हैं। प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स वाइल्स्ट एनिमल सेल डज नॉट हैव। चलो, तो इसने बोला प्लांट सेल के पास सेल्यूलोज होता है। धुंधला धुंधला याद आ रहा है? नहीं, पूरा ही आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट हैव, बिल्कुल सही बात है। पहली स्टेटमेंट में कोई दिक्कत लग रही है? नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? प्लांट सेल डू नॉट हैव, क्या बात कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता? मैंने होता है, दोनों के पास होता है। तो ये तो कोई स्टेटमेंट का हमने यही स्टेटमेंट पकड़ लिया, तो आगे मैं जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरे डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मैंने आपको ऐसे सेल स्ट्रक्चर में आके बताई थी ना, कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। तो ये थी प्लांट सेल में। राइटिंग आपको समझ में आती है क्या? चलो मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये है सेल वॉल एंड ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो प्लांट सेल के अंदर होता है। जो एनिमल सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। देन मेच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल।
मैच्योर प्लांट सेल है, लार्ज यूकेरियोट, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है। जिसमें न्यूक्लियस साइड में खिसक गया था, कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है। वाइल्स्ट एनिमल सेल हैज़ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। मैंने क्या कहा था कि एनिमल सेल में या तो छोटी होती है वैक्यूल्स, या फिर एनिमल सेल या तो स्मॉल होंगी या फिर एब्सेंट होगी। तो ये स्मॉल वाला ऑप्शन है, तो हम इसको करेक्ट मान के चलेंगे, है ना। तो इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितनों का सही है कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही काम है, आपको पॉज करना है, उसके बाद में देखना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट से पहले आपके दिमाग में प्रोकैरियोट के सारे फीचर्स चलने चाहिए। नॉट फाउंड पूछा है, ध्यान देना कि नॉट फाउंड पूछा है, जो होता है वो नहीं, जो नहीं होता है वो पूछा है। तो न्यूक्लियर एनवेलप, हाँ जी होता है, हाँ होता है नहीं, ये नहीं होता। देन सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये होती है। राइबोसोम, हाँ ये होता है। सेल वॉल, हाँ ये होती है। और हमसे पूछा है क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती। कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल फैला होगा। क्या होगा? स्कैटर्ड होगा। ठीक है, स्कैटर्ड होगा। कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है आपको कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियर के पास एनवलप नहीं होगी। फिर हम ये न्यूक्लियर एनवलप हमने कहाँ पढ़ी थी? यूकैरियोट में। ठीक है ना, यूकैरियोट्स में पढ़ी थी हमने न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होते। इसके साथ और प्रोकैरियोट में आप क्या याद कर सकते हो? कुछ याद आ रहा है आपको? राइबोसोम इसमें कौन सा होता है? सेमेंटियस होता है। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना याद रखो। ये बेटा ऐसे रिवाइज करने से ही होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो, नहीं, आपको हर आंसर आना चाहिए। देखो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सेल मेम्ब्रेन, हाँ दोनों में होती है। राइबोसोम, हाँ दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेल वॉल दोनों में होती है। स्पेसिफिक जाना पड़ेगा ना, प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल होती है, डेफिनेटली ट्रू। पर क्या सभी यूकैरियोट्स में होती है? नहीं, ऑल यूकैरियोट्स सेल वॉल नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट में तो होती है बट एनिमल में नहीं होती। उसके अलावा फंजाई में होती है। हाँ सर, काइटिन की बनी हुई, याद आ रहा है। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, साथ साथ में चीज़ों को करते रहें, स्किप मत करना वीडियो को, कहीं जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ वो भी आपका छूट जाए। तो कमेंट आप कर नहीं रहे हो, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया लग नहीं पा रहा कि आप कितना इफेक्टिवली सीरीज करके आए हो, है ना। तो फंजाई आ गई, आर्की बैक्टीरिया तो वो बैक्टीरिया में आ गए, प्रोकैरियोट्स में आ गए तो उसमें होता ही है। देन उसके बाद में हाँ प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, ये हम एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्लियर। चलिए थर्ड पे आते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है CAPF का। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को सोचते क्या दिमाग में आ रहा है? DNA, न्यूक्लियस, हाँ ये दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। अब देखते हैं हम अंदर क्या पूछा है। हाँ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में स्पेसिफिक इसने पूछ लिया ना, तो पहला प्रोकैरियोट के बारे में लिखा होगा और दूसरा यूकैरियोटिक। चलो देखते हैं। न्यूक्लियोइड, बिल्कुल सही बात है, प्रोकैरियोट में होता है, हाँ होता है। देन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं यूकैरियोट्स में। अभी के लिए इसको अपने क्या करते हैं, सही से सारे ऑप्शन देख लेते हैं ना। फिर है क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड तो देखो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड नहीं आ सकता, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है क्या? क्या न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है? नहीं, जेनेटिक मटेरियल तो उसके अंदर होता है, इसने स्पेसिफिक क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। देखो बेटा UPSC यहीं ट्रिक करता है। आप लोगों की बात तो ये भी सही है, पर ऐसा नहीं है।
उसने पर्टिकुलर मेंशन कर दिया जेनेटिक मटेरियल के बारे में। न्यूक्लियस एक वो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं होता है ना, वहाँ तो सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत? ठीक है, कमेंट में बताना ये आपका सही था या गलत था। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। फिर आता द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, स्पेसिफिक क्या देखना हमें, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होते ही आपके दिमाग में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स चलनी चाहिए, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल चलनी चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली, ठीक है, डीएनए का तो होता है ओनली। चलो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़, वैसे तो मोलिकुलर बायोलॉजी का पार्ट है, किसका है, मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, बट इसको मैं आपको यहीं बता देता हूँ ना, तो ये आपको क्या याद रहेगा। चलो पहले हम क्या करते हैं, खोलते हैं इसको। सेल के अंदर ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, क्रोमोसोम हमें सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने रेप्लिकेट हुआ हुआ बना दिया, तो अपन सिंपल ऐसे लेके चलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अगर इसको हम आगे फर्दर खोलेंगे तो ये क्या है एक्चुअल में, ये ऐसे ऐसे क्या है, एक लिप्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ये गोला जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। ये टेंशन मतलब अभी के लिए आप सिर्फ सुनो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, बायोलॉजी याद होने के लिए आपको वर्ड्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले इन शब्दों से फेमिलियर होते हुए चलो। तो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है डीएनए। क्या लिपटा होता है, डीएनए, मतलब ये जो थ्रेड दिख रहा है आपको, ये डीएनए है। तो ये ऐसे नहीं लग रहा मोतियों की माला है ना। तो ये भी टर्म हमारे मेंशन है 12th की एनसीईआरटी के अंदर, जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। पर एक बार के लिए अब इतना याद रखो, ये आ गया हमारा डीएनए। तो डीएनए को अगर हम आगे फर्दर खोलें तो वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, और उसमें होते हैं ये बेस पेयर्स। क्या होते हैं, बेस पेयर्स, एडेनिन, थाइमिन और यूरेसिल 80 जीसी, ग्वानिनो साइटोसिल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या होता है, ये है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो कि मिलकर बनती है न्यूक्लियोसाइड से। टेंशन मतलब टेंशन देखो फिर से, है ना, एक बार सिंपल अपने को याद करना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो देखो अभी मैं एक बार आपको मोटा मोटा बताता हूँ ना, ये क्या हो गया हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को थोड़ा उसमें प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है, डीएनए दिख रहा है, ठीक है, फिर उसके अंदर ये बेस पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल अगर नाम ले दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड से बने होते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? तो आपको बस अभी बेसिक इतना ही याद रखना है। बाकी मैं ये जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसमें करवाऊंगा अच्छे से, क्योंकि बेटा देखो जो बायोलॉजी है ना वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, वैसे तो फिजिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि साइंस तो सारी इंटर रिलेटेड है ना, कॉन्सेप्ट तो सब काम जगह काम करते हैं। तो मॉलिक्यूल से ही तो मिलकर क्या बनी है, पूरी बॉडी बनी है। जो भी एलिमेंट है बॉडी में उसका एक अलग फंक्शन है, फिर मॉलिक्यूल्स का अलग फंक्शन है ना। तो इन सबको हम अच्छे से करेंगे। तो हम पहला ऑप्शन क्या क्लियरली काट सकते हैं, हाँ, क्योंकि सिर्फ डीएनए तो नहीं है, हमने यहाँ पे प्रोटीन की का भी जिक्र सुन लिया। तो डीएनए एंड प्रोटीन, हाँ ये हो सकता है, कोई दिक्कत? ये हो सकता है ना, ठीक है। फिर डीएनए एंड आरएनए, तो क्रोमेटिन में आरएनए का रोल नहीं है बेटा, है ना। हाँ, डीएनए से आरएनए बनता है, मैंने आपको पहले समझाया था ना कि डीएनए से आरएनए बनता है। बट क्या क्रोमेटिन फाइबर जो है ये वाला, ये थ्रेड जो है, इसमें कोई रोल है क्या? ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है इसमें कोई रोल नहीं है ना डी आरएनए का, तो ये हम काट देंगे। फिर आरएनए एंड प्रोटीन, फिर वही बात, आरएनए आ गया तो आरएनए को नहीं, हाँ यहाँ डीएनए ओनली लिखा है इसलिए हम काट देंगे। वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना तो रॉन्ग होते हैं, पर मैंने आपको क्या कहा, बायो वगैरह के अंदर कुछ एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, उनको आप देखते हुए चलना ना।
चलो बाकी ब्रॉड ही पूछता है यूपीएससी, तो ये 2025 का हम आगे सीडीएस का क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो ये क्या पूछ रहा है, ये क्लियर है, बताना किसका सही है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, किसकी बात कर दी, प्रोकैरियोटिक। बत्ती जल रही है दिमाग में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन, मतलब वो होना चाहिए, प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्वेश्चन को डिकोड करो पहले, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया आधा काम अपना वहीं हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जी नहीं, ये तो यूकैरियोटिक है ना, ये तो यूकैरियोटिक में मिलता है, ठीक है। डिफिनेट, अरे कैसे भैया, अगर इसी में डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो फिर यूकैरियोटिक की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्योंकि बेसिक डिफरेंस तो इसी बेस पे किया ना कि किसके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस है और किसके अंदर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देन राइबोसोम, हाँ ये है, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। कोई दिक्कत आ रही, दोनों में होता है ना। हाँ तो इसके साथ हम जा सकते हैं, तो लास्ट वाला और देख लेते हैं, गोल्जी बॉडी नहीं, ये सिर्फ क्योंकि ये देखो सारे सेल बाउंड ऑर्गेनल है ना, कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा यूकैरियोटिक में आएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं आएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन जाएगा, कोई दिक्कत, राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। अब हमारे ऑर्गेनल्स वाले क्वेश्चन आ गया, आपको ऑर्गेनल्स याद आ रहे होंगे, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सेल होती है, सेल के अंदर मेन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, देन उससे जुड़ी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी आगे दो तरह की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ पे राइबोसोम की प्रेजेंस, शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, लेक्चर मैंने पूरा करवा दिया है, अभी क्वेश्चन पे करो। अगर ये आप डायरेक्ट कर रहे हो, हवा में सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन करके सब कुछ सीख लूँगा, तो बेटा देखो एक बार सब्जेक्ट को टाइम देना ही होता है, तो अच्छे से टाइम दे दो, ताकि बार बार तुम्हें ये नहीं करना पड़े, फिर क्वेश्चन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और आर में हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, कोई दिक्कत। चलिए देन हो गया, फिर गोल्जी अपरेटस, फिर राइबोसोम भी होता है, क्लोरोप्लास्ट, अगर हम प्लांट सेल की बात करें क्लोरोप्लास्ट, देन एनिमल सेल के अंदर बात करें तो क्या क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर एनिमल सेल में एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद आ रही हो, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड मेरे दिन स्किप हो गया, मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप लिख सकते हो ना, न्यूक्लियर एनवेलप, देन सेल मेम्ब्रेन लिख लो, है ना। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एक बार रिवीजन करवा दिया। काम हम अब देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन का किस नाम के साथ सही काम दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, इसमें कोई दिक्कत लग रही है, नहीं बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था एटीपी फॉर्मेशन करता है रेस्पिरेशन के बाद में। देन आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, अरे भाई इसको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता, नींद में भी याद होगा आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। चलिए राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राइबोसोम के पास क्या होता है, आरएनए और एमआरएनए, ये आरएनए को क्या करता है, आरएनए के कोड को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है ना। देन रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं, तो ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है और उसको आगे ट्रांसफ़र करती है। चलिए तो पहले में मुझे ऐसे सच कुछ गलत लग नहीं रहा है, चलिए फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि बेटा सारे ऑप्शन ज़रूर पढ़ना, कभी कभी क्या है हम फ्लो में कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये ठीक है, राइबोसोम यहाँ गड़बड़ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन सिंथेसिस से क्या काम भाई, ये तो स्टार्च फॉर्मेशन करता है। तेन माइटोकॉन्ड्रिया, अरे भाई साहब ब्लेंडर हो गया ना, ये नहीं करना था इसको, तो ना करें जनाब, ना करें। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना, चुटकुला सुनाना पड़ेगा क्या तुमको, अरे ज़िंदगी चुटकुला बन जाएगी, अच्छे से कर लो, ठीक है। सिलेक्शन यार, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो सोच समझ के अच्छे से करो, ठीक है। इतना ही बोलूँगा, शायद तुम समझ गए होगे सारी बात। शादी भी करनी है ना तुमको, बेरोज़गारी में शादी करके क्या करोगे यार, अपने सपने पूरे करोगे, वाइफ के करोगे, किस किस के करोगे,
छोड़ो, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बताना किस किस का सही है। हमारा पहला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइटोप्लाज्म पे आते हैं, सॉरी प्लांट सेल पे आते हैं। प्लांट सेल में आरएनए इज प्रेजेंट इन, ठीक है, तो आरएनए देख लेते हैं किस में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ते हैं ना। साइटोप्लाज्म में आरएनए होता है, क्या कहते हो, सोचो, पॉज करके क्वेश्चन को करना, ठीक है, उसके बाद ही मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। चलो, तो ये आ गया हम साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल आपको जैसे मैं बताऊं कि एमआरएनए फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनता है जो आगे प्रोटीन फॉर्म करता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो अगर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगा तो एमआरएनए न्यूक्लियर एनवेलप से होकर बाहर भी तो आएगा, यहाँ से मैंने बताया था आपको। तो ये बाहर वाली साइड आएगा, तो मतलब साइटोप्लाज्म में अगर प्रेजेंस की बात करें तो हाँ कभी ना कभी तो आता ही रहता होगा, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, तुम्हारे कहने पे थोड़ी आएगा गल्ला है भाई आरएनए आ जा, तो ऐसा नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्म में तो ओनली नहीं यार, यहाँ पे गड़बड़ कर दी इसने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में ओनली नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ है, क्योंकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा है, क्लोरोप्लास्ट में भी तो देखा है। उस चीज़ों को हम कैसे नज़रअंदाज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। चलो सी के साथ चलते हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, ठीक है। तो एक बार लास्ट वाला और देख लेते हैं, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। हाँ राइबोसोम में आरएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चेंज किस में आ रहा है, इधर राइबोसोम है और इधर ईआर है। देखो ईआर पे राइबोसोम होता है और राइबोसोम आरएनए से फॉर्म होता है ना, आरएनए एंड प्रोटीन। तो इसके ऊपर होता है, उसके हिसाब से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बट क्या इसमें दोनों आ रही है क्या, देखो इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीधा कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो स्पेसिफाई नहीं करने की वजह से, सॉरी यार टंग स्लिप हुई, तो स्पेसिफाई नहीं करने की वजह से ये एस भी इंक्लूड करता है, तो उसको हम गलत कर सकते हैं ना। क्योंकि मोर करेक्ट के हिसाब से जाएंगे तो मोर करेक्ट तो हमारे को राइबोसोम वाला ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों बाकी ऑप्शन तो यहाँ तक तो सेम है, बट यहाँ पे इसने थोड़ा खेल लिया, तो कन्फ्यूजन हमें इसी में आएगा। अगर आपको इन दो में कन्फ्यूजन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको जैसे मैंने कि बताया कि SCR और RER दोनों हैं, तो RER का तो हम फिर भी मान लेते हैं, बट SCR को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इसको हमें गलत करके चलना होगा और इसके साथ हमें जाना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी टेंशन हो तो कमेंट में बोलना, तो मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी और एक्सप्लेनेशन देनी हो तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा CDS 2022 का क्वेश्चन है ना। पहले वही काम है, आप पॉज करो सोल्व करो, बाकी मैं बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट के साथ जाएंगे। पहला स्टेटमेंट देखो इसका, न्यूक्लियस डस नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन। अरे यार, प्लांट सेल, यूकैरियोट, और यूकैरियोट में सेल न्यूक्लियर के पास मेम्ब्रेन नहीं है, पगला गए हो का, ऐसा नहीं होता है। चलिए, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लांट सेल यूकैरियोटिक मतलब ऑन मेम्ब्रेन्स, क्योंकि सेल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होंगे ना इसमें, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो हम इसको लेके चलेंगे, ये हमारा सही है, अभी तक तो यही सही है। और देख लेते हैं आगे क्या बोली सिलाई में, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन। कैसे हो सकता है यार, कितनी बेतुकी बात कर दी इसने। हमें तो पता है कि सबके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो डबल मेम्ब्रेन और होती है, एक नहीं दो दो होती है भाई। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है, चुल्लू पर पानी का सदुपयोग करें, ठीक है। बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय एन, फिर कलर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गन तो होना ही होना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस दोनों के पास अपनी ओन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये किस किस का सही था बताना, लाइक कर देना यार, टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए, है ना। चलो
विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, ओन डीएनए। बेटा यहीं से तुम्हारे दिमाग में, अगर तुमने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है तो सीधा सीधा दो 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 नाम तो एकदम से झट से आ जाने चाहिए। पहला माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट। यहाँ कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये दो नाम अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है। ठीक है, तो डीएनए, गोल्जी बॉडी को काट दो, डीएनए का नाम आया तो हमें पहले हमारे दो देखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ दिख रहा प्लास्टिड, वही आ गया। प्लास्टिड्स भी क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या ना टाइप है ना, मैंने 3 टाइप पढ़ाए थे आपको, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा कमेंट करके बताना। ठीक है, लेक्चर देखा है ना? हाँ, करो मेहनत। नहीं याद आ रहा है, ग्रुप में पीडीएफ पढ़ी है, जाओ ग्रुप में पीडीएफ खोलो, देखो, रिवाइज करो अच्छे से, एंड देन यहाँ पे तीनों फिर से कमेंट में लिखो। चलो, कोई नहीं करेगा, मेरे को पता है। पछताओगे बेटा, पछताओगे, याद आएगा। लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलो। लाइसोसोम तो भाई यार इसके अंदर तो एंजाइम होते हैं, यहाँ तो डीएनए का कोई रोल ही नहीं है। ऑप्शन काटने आने चाहिए, मेरा काम यहाँ ख़त्म हो जाता, मैं यहाँ से करके आगे बढ़ा देता आपको। पर हमारा काम क्वेश्चंस करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड करना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को डिकोड नहीं करोगे, तब तक आप एग्ज़ाम में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा कई बार हमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कुछ हमें नहीं आ रहे होते, बट उनके कुछ ऑप्शंस हमें आते हैं, तो हमें उन ऑप्शंस को ही कट करके आगे बढ़ना होता है कि हाँ ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है ना? ठीक है। वैक्यूल में तो यार वैसे ही सेप वगैरह भरा होता है, मैंने आपको बताया था, लेक्चर ढंग से देख लेना। तो वैसे भी मैंने जैसे यहाँ बताया, तो हमें देखो, क्यों बायो में बेटा एक बात ध्यान रखना, एक चैप्टर से जो जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स क्वेश्चन हैं, उसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इनको आप बार बार देखो, आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएंगे कि जैसे यहाँ पे कोई कीवर्ड आया आप फट से वही चीज़ ढूंढोगे जो मैंने ढूंढी। कि जैसे ही बोला ओन डीएनए राइबोसोम, तो भाई मेरे दिमाग में सीधा ये है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन्स हैं यार ये, और मैंने आपको अच्छे से लेक्चर में करवाया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। अगेन तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, ये फिर से वैसे ही बात करेगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो गोल्जी अपरेटस काट देंगे, माइटोकॉन्ड्रियन या ये वाला होगा, और ये वाला काट देंगे। इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या? चाहिए तो भाई साहब सॉरी मैं नहीं दे रहा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, चले जाओ यहाँ। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन ला सकता था, पर ये क्या है, लैंग्वेज देखो इनकी, घूम घुमा के आपको यही कीवर्ड मिलना है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी तरह से आएगा डायरेक्ट। आप वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, आप बिंदास होके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत हो, आगे हम बहुत सारे लेक्चर करेंगे, तुम्हें कोई लेक्चर चाहिए तो बताओ, तुम्हें किसी टॉपिक में दिक्कत है तो बताओ, खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। पर हाँ, उतना ही जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि बेटा मैं पीएचडी करवा दूंगा आपको, पर आपको नहीं करनी। ठीक है, अपना काम है हमारी जॉब सिक्योर करना, और जॉब सिक्योर करने के लिए हमें जितना पढ़ना है हम उतना पढ़ेंगे। ठीक है, चल हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ओन जेनेटिक फिर से वही ये वाला हो गया। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स के मुकाबले ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। क्या बोला इसने? एक्सक्लूसिवली। सॉरी यार, मेरी इंग्लिश तंग है यारो, कभी हंसना मत यार। ठीक है, थोड़ा मैं फिर भी करवाता हूँ अच्छे से आपको। ठीक है, एक्सक्लूसिवली, ओके, कोई दिक्कत? हंसते रहना चाहिए यार, स्माइल इज मोर इम्पोर्टेंट। चीज़ें आएंगी जाएंगी, हंसी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, चलो यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसमें स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, गलत बात, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। अब इसके लिए भी स्पेसिफाई करूँगा, कमेंट में लिखना आपको क्या याद आया, यूकैरियोटिक लिखते ही क्या याद आया सेल वॉल वाला लिखना बेटा। जब तक लिखोगे नहीं, बार बार बोलोगे नहीं, तो याद नहीं होगा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो दोनों में होती है।
तो ये तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में होती है। न्यूक्लिक एसिड, और बेटा इसको न्यूक्लियस से कंफ्यूज मत करना। खुद जब चल रहा होता है ना घड़ी की टिक टिक, और तुम बैठे हो तो एग्जाम में, तो तुम्हें लगता भाई ये तो न्यूक्लियस ही दिया न्यू, इतना ही पढ़ोगे, आगे वाला तो पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है, हाँ हाँ ये नहीं बेटा, आगे पढ़ो, ये न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है। और न्यूक्लिक एसिड तो देखो, आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, जो कि दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है ना। तो ये गलती से कर मत देना। तो ये मैंने बताया कि आप गलती कहाँ करते हो। ये पीडीएफ आपको वैसे मिल जाएगी, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी मतलब आप तो निश्चित हो कि अब तो पीडीएफ ही मिल जाएगी। यहाँ जो कर लोगे बेटा वो कर लोगे, है ना। वीडियोज़ में कुछ नहीं, मतलब वीडियो देखते रहना आप बार बार। क्यों नहीं समझ में आती डायरेक्ट पीडीएफ, देन आता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि सही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में थोड़ी मिलता है। चलो अब आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। तो एक बार के लिए पानी वानी पी लिया जाए, हमारे 30+ क्वेश्चन होंगे इसमें शायद, तो एक बार पानी पी लो सब, ठीक है, उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। तो मेरे जिक्र के चल लो आगे चल लो, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नॉट प्रेजेंट पूछा है, प्रोकैरियोट में पूछा है, ठीक है। तो जो सारी यूकैरियोट में वो प्रोकैरियोट में नहीं होगी, सीधा याद रखो। इस क्वेश्चन को अगर आपको वैसे बनाना हो तो कैसे बनाओगे, नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक मतलब प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, आप तो इस पर फोकस करना। चलो, सेल वॉल यूकैरियोटिक में होती है, राइबोसोम यूकैरियोटिक में होता है, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसमें मजाक कर रहे हो क्या, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता ये पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल हो गई, ठीक है, राइबोसोम बिल्कुल सही। यार ये नहीं होता ना, पीएम तो सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ना, ठीक है। ओनली, हाँ यहाँ ओनली लिख लेना यार, सॉरी, तब सही होगा ना। ये तरीका तो बता दिया, मास्टर मास्टर मरवाएगा तू, ऐसे मत बोलना कह रहे मास्टर तू तो एक दिन मरवा के छोड़ेगा, पढ़ा दे ढंग से ना। ए नहीं बोलेगा ना। चलो, द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, चलिए इसको ढंग से करते हैं ना कि क्या बोला, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट। तो रेस्पिरेशन का नाम है ना बेटा, तो आपके दिमाग में पहले माइटोकॉन्ड्रिया आना ही चाहिए। और भाग के पहले ऑप्शन में क्या ढूंढना, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ढूंढना है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिख रहा है, दिख रहा है, कर दो, बस यही है। बोला ना आपको कुछ की टर्म्स होते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, एटीपी फॉर्मेशन होता है ना। और एटीपी फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना। वो किस में चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सेल वॉल में, ठीक है। तो ये बहुत एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखना, क्योंकि जब मैंने नहीं बोला है तो आप इसको ज़रूर याद रखोगे, मैं काट देता हूँ। पीडीएफ में देखा और रटने लग जाओगे, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना बेटा। लाइसोसोम का काम पाचन का मतलब एंजाइम्स स्टोर करने का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आपको पता है, आर्या और एससीआर का अलग अलग काम होता है, राइबोसोम काटता। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली, पॉज करना, ट्राई करना बेटा। विच सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डज, अरे यार कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन, सीधा ऐसे कैसे करवाया मैंने, क्वेश्चन भी ऐसे का ऐसे आया। देखो बेटा यूपीएससी के क्वेश्चन है, मैं कोई अपने यहाँ से बना के नहीं लाया हूँ, ठीक है। पर आप ये बात करना, आप राइट कंटेंट पढ़ोगे तो आपको राइट चीज़ याद रहेगी, और आपको राइट चीज़ ही दिखेगी एग्ज़ाम में। वो घोड़े के देखा है, दोनों तरफ ऐसे पत्तियाँ लगाई होती है ताकि वो इधर उधर नहीं देखे, है ना। घोड़ा देखा ना आपने, मान लो ये घोड़ा ही है, ठीक है। तो वो ऐसी पत्तियां सी लगाई जाती ताकि वो साइड में नहीं देखे। तो अपना काम है कि जो मास्टर ने पढ़ा दिया उसको उसको देखना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना कि ये क्या चल रहा है वो क्या चल रहा है, छोड़ो। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो, सब चिल रहो बस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन, क्या बोल रहा है, लिविंग सेल की बात कर रहा है पहले तो, ठीक है। और नॉट ऑलवेज प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर है वो हमेशा किस में नहीं होता, लिविंग सेल में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। तो सेल वॉल के बारे में बात करें
तो कुछ याद आ रहा है? क्या कि प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। तो ये तो कुछ खास इसमें समझ में नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ दिमाग में आ रहा है? बोलो। ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में है ना। और साइटोप्लाज्म, ये तो लिविंग सेल में होता ही होता है। इसने क्या पूछा है? रुको यार, कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, फिर से मेरे को एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो, है ना। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, सभी लिविंग सेल्स में कौन सा है ना, हमने ये नहीं पढ़ा। कोई वो सिर्फ लिविंग सेल्स की बात करेगा तो यार कुछ में होता है कुछ में नहीं होता ना। तो देखो, जेनेटिक मटेरियल होगा, सेल वॉल, सेल वॉल सब में थोड़ी होगा। हाँ, इसके साथ जा सकते हैं हम। देखो, सेल वॉल का क्या सीन है कि सेल वॉल प्रोकैरियोट में होती है, यूकैरियोट में होती है, बट यूकैरियोट के किस में नहीं होती? एनिमल में नहीं होती, है ना। तो ये एक्सट्रीम पूछ रहा है, तो ऑल के केस में नहीं आएगा। हाँ, पीएम हमेशा ही होगी, तुम कुछ भी कर लो। एक लिविंग सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, कहाँ जाएगा भाई? साइटोप्लाज्म के बिना कुछ नहीं होना, है ना। और साइटोप्लाज्म से आपको याद आ रहा है कि मैक्सिमम इसमें क्या होता है? वाटर होता है, मैक्सिमम वाटर। बेटा एक बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आया था कि मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, या इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? वाटर होता है। चल, फिर जेनेटिक मटेरियल, हाँ वो भी होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पे? सेल वॉल के साथ, है ना। सेल वॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल 17 पे चलते हैं। आधे ज़्यादा कर लिए हमने, थोड़े ही बचे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। चलो, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ये प्रोटीन फॉर्मेशन के काम में आएगी, तो जहाँ जहाँ प्रोटीन वाला नाम आएगा वहाँ ही आएगा। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ड्रग वाला एक ऑप्शन लिखवाया था ना मैंने, डिटॉक्सिफिकेशन, इसका काम यही होता है। गोल्जी अपरेटस, इसका पैकेजिंग का काम होता है। कुछ की टर्म्स याद रखने होंगे आपको। लाइसोसोम डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टोर करता है। सबको याद करवा दिया मैंने एक बार फिर से। ये बेटा मैं जितनी बार करवा रहा हूँ ना उतनी बार ये मत समझ सर ये तो आता है, बाद में कुछ नहीं आएगा। जब एग्जाम में बैठो तो कुछ नहीं आएगा, इसलिए इन चीज़ों को रिपीट में रखो। जितनी बार बोलोगे तो तुम्हारी ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। हम ब्रेन पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे परमानेंट मेमोरी, है ना। तो यार आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम, देखो आदमी को हमेशा बैकअप्स रखने चाहिए। तो यूपीएससी के साथ साथ पैरेलल भी कोई एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो ना आप, तो भाई वहाँ पे भी साइंस का सेम वेटेज है, सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन आते हैं, तो करो ना बिंदास, एक बार में करो ताकि हमेशा का काम हो जाए। तो ये परमानेंट मेमोरी में एक बार घुस गया ना, उसके बाद में तुम साइंस को टच नहीं करोगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुम्हारे की टर्म्स वो दिमाग में घुस चुके हैं। फिर आता है सेल वॉल ऑफ फंजाई, बेटा क्लास के शुरू में डिस्कस किया मैंने, ये तो आप बताओ, कमेंट करो, फट से कमेंट कर दो, टाइम स्टैम्प लगाओ कि हाँ सर इतने टाइम पे आपने ये क्वेश्चन किया है, टाइम स्टैम्प लगाओ और फट से आंसर दे दो। क्या आएगा इसका? चीटिन। क्या आएगा? चीटिन। क्योंकि देखो सेल्यूलोज किस में होता है? प्लांट सेल में। पेप्टाइडोग्लाइकेन माइटोकॉन्ड्रिया, ओ सॉरी प्रोकैरियोट्स में। लिग्निन प्लांट सेल से होती हैं, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है ना, तो लिग्निन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे किटिन के, चाइटिन के साथ। अरे यार सॉरी यार मैं क्या मज़े लेने के चक्कर में बोल देता हूँ इसको। वैसे प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसका क्या होता है? काइटिन बोलते हैं इसको ना, कि आपको कोई वैसे ना बोले कि मारा मास्टर तो अनपढ़ है, इसलिए बता देता हूँ कि इसको काइटिन बोलते हैं। मजाक करने के लिए मैं चिटिन बोलता हूँ इसको। क्यों? देखो काइटिन बोलोगे फिर ये CH वाला लफड़ा याद नहीं रहे, क्या पता क्यों मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ चीज़ें नहीं सुन रहे हैं, पहली बार ही सुन रहे हैं।
है ना, नया नया वास्ता है यूपीएससी से, तो कहीं तो खेलेगा, तो ये आपको पहले बता रहा हूँ। देन आ जाओ, एनिमल सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग एंड डायरेक्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अरे हाँ, वो बोल रहा था ना मैं, क्या बोल रहा था, वो यही बोल रहा था, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम बोल रहा था, जब मैंने सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ लिखवाए थे ऊपर, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, ये रहे, यहाँ जब लिखवा रहा था ना, तो मैं कह रहा था कुछ तो याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो सेंट्रोसोम ही था ना, मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री की ऐसी पोजीशन में रहता है ना, और ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। बेटा लेक्चर में करवा रखा है मैंने, कुछ भी यहाँ नया नहीं बोल रहा हूँ मैं, और वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो हाँ मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको बताऊँगा, और वो आपको हमेशा याद भी रखना। नोट, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में बना के रखना, वरना इन पीडीएफ्स को बेटा आपको बार बार गो थ्रू करना होगा, वरना आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ये सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फिर एक नया वीडियो देखोगे। तो ये वीडियोज़ का सर्कल है ना, जितनी जल्दी बंद कर दो उतना बेहतर है। स्पेसिफिक कंटेंट देखो, उसके क्वेश्चन करो, ठीक है, बाद में क्वेश्चन ही करो उनसे, और पुराने नोट्स को रिवाइज करो। ये रिवीजन ही मंत्र है सिलेक्शन का, जितना रिवीजन उतना बढ़िया, ठीक है। चलो ये हमारा सेंट्रियोल आ गया, राइबोसोम, फिर वही बात, इसका प्रोटीन और आरएनए ना, ये तो नाम के साथ में जो स्पेसिफिक चीज़ें वो याद रखो। प्रोक्सिसोम्स, इसको भूल जाओ एक बार। वैक्यूल, क्योंकि मैंने ये आपको स्पेसिफिक करवाया नहीं है, तो आपको इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है ना, हमें एलिमिनेट करना है और हमारे ऑप्शन तक पहुँचना है। तो और वैक्यूल, सेप, टर्जिडिटी, है ना, करवाया था ना, बोलो सर मास्टर सही नहीं लिखते, है ना। चलो इसको हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पैकेजिंग एंड डिस्पैच। ओ बाप रे, कितना प्यारा प्यारा नाम है, इसका नाम सुनते ही मेरे को तो कुछ याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है क्या, बोलो। वैसा जैसे ही आपने अगर पढ़ा हुआ आपको याद है, फट से आप वही चीज़ ढूंढोगे। पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग बोला, फट से आ जाओ गोल्जी बॉडी, यही तो बताया था मैंने कि गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है। आज की क्लास में भी बताया मैंने, इस लेक्चर के अंदर भी बताया है, जो हमारा PYQ सेशन चल रहा है मैंने इसमें भी बताया है, जिसको याद था वो हो जाएगा बेटा, यही घूम घूम के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है यार, बोलो सर ज्ञान देते हैं, छोड़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनल बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें पहले तो देखो आपको कौन कौन से नाम काटने हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर इसमें आपको कहीं न्यूक्लियस दिखे, काट देना, माइटोकॉन्ड्रिया दिखे, काट देना, प्लास्टिड दिखे, काट देना, ठीक है, यही ढूंढ ले पहले। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया काट दो, न्यूक्लियस काट दो, क्लोरोप्लास्ट काट दो, बचा लाइसोसोम, यही हमारा आंसर। किसी को समझ में आएगा मैंने ऐसे क्यों किया। मैंने जहाँ पे आपको लास्ट क्लास ली थी, चैप्टर खत्म करवाया था, वहाँ पे ये स्पेसिफिक चीज़ लिखवाई थी कि डबल मेम्ब्रेन किस में होती है। मुझे ये याद है कि डबल मेम्ब्रेन इनमें होती है, तो अगर ये तीनों ही ऑप्शन में आ गए तो मैं लाइसोसोम के साथ जाऊँगा, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा थैली होती है जिसके अंदर एसिटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव, है ना। तभी तो कहते हैं कि अगर ये रप्चर हुई, है ना, अगर ये रप्चर हुई तो वो सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनल्स हैं उन सब को चबाकर ख़त्म कर देंगे, है ना, मतलब डाइजेस्ट कर देगी, ठीक है। चलो देन आते हैं, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड, क्रिस्टी याद करवाया था मैंने, सीधा का सीधा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है ना, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। ग्रेना नहीं, सिस्टर्नी नहीं, थाइलेकोड नहीं, ठीक है। चलो सॉरी यार, बीच में वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई, ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर करवाई थी बेटा, उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ना, उसको जाके एक बार देख लो। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, कुछ याद आ रहा है। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन से आपको न्यूक्लियस याद आना चाहिए, मैंने क्या कहा था, सेल के अंदर एक डार्क पार्ट जिसको याद रखना ब्राउन से, ब्राउन से आपको याद रहेगा न्यूक्लियस, ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। और एक हमारे पास क्या था, रॉबर्ट हुक, जिसने सेल के बारे में बताया था हमें पहले, हाँ।
वो भी याद रखना है। फिर आता है रुडोल्फ विर्चो। कौन आता है? रुडोल्फ विर्चो। यही वो शख्स है जिसने बोला था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि सेल कोई अपने आप ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि बस प्रकट हो गई। तो साइंस में प्रकट कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का एक कारण होता है। ठीक है, तो वो कारण इसने बताया कि सेल जो है प्री एग्जिस्टेंस सेल से आती है। इससे पहले जो स्लाइडेन एंड स्वॉन थे, हाँ ये रे स्लाइड एंड स्वॉन, इन्होंने भी सेल थ्योरी दी थी, बट ये नहीं बताया पाया था कि जो सेल्स होती हैं वो आती कहाँ से हैं। इन्होंने कहा था बस अपने आप आ जाती हैं, मैंने आपको करवाया था ना कि इसने कहा था कि अपने आप आ जाती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सेल क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, चलते हैं इस पे। चलो, क्या बोला है इसने? पेयर पूछा है। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स का जो दोनों में होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब याद करो, दोनों की सिमिलरिटी वाला मैंने कुछ करवाया था तुमको, जहाँ पे राइबोसोम तो पक्का लिखा होगा, है ना? पर भाई मेरे को तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। चलो छोड़ दो, इस होता है दोनों में, पर हमारे ऑप्शन में यहाँ राइबोसोम नहीं है, तो हम इसको इस ऑप्शन से ही करते हैं। चलो, सेल वॉल काट दो। क्यों काट दो? पहला देख के ही काट दो। क्यों? इसने प्लांट और एनिमल दोनों बोले हैं, दोनों बोले तो वो चीज़ आएगी जो दोनों में है। सेल वॉल तो प्लांट में होती है, एनिमल में होती नहीं, तो इसको काट दो। फिर है सेल मेम्ब्रेन, हाँ ठीक है ये दोनों में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोनों में होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दोनों में, गलत बात, होती नहीं है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में होता है ना? सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में होता है। चलो प्लास्टिड, अब ये दोनों में कैसे हो जाएगा यार? ये तो सिर्फ प्लांट में होगा ना, है कि नहीं? ये तो सिर्फ प्लांट में होगा। तो हम सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये दोनों में होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आते हैं द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अरेंज्ड एज। तो बेटा जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई थी, तो उसमें क्या होता है, इस तरह की एक लेयर होती है। मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको करवाया तो होगा, पर मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, इन्हीं के बीच में वो प्रोटीन्स होते हैं, आपको याद आ रहा होगा। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये दो है ना, ये दो आदमी, एक्चुअली में ये आदमी नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड, क्योंकि इस लिपिड में फॉस्फोरस होता है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बोलते हैं बेटा। और ये क्या, दो स्ट्रक्चर होती है इसकी आमने सामने, इसलिए इसको बाइलेयर भी बोल देते हैं। फोस्फोलिपिड बाइलेयर। कोई दिक्कत आ रही है? राइटिंग समझ में आती है ना आपको? कि सजा के लिखूं? बाइलेयर, है ना? तो ये आगे फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो सर ये ऐसे ही क्यों अरेंज होती है? मतलब क्वेश्चन आना चाहिए ना आपके दिमाग में कि सर ये ऐसे क्यों नहीं अरेंज हो सकती? तो बेटा मैंने बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है, इस एक स्ट्रक्चर को समझ के चलो आप, है ना? तो ये जो हेड पार्ट है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। एंड ये जो टेल पार्ट है, तो ये जो टेल पार्ट है हमारा, ये होता है हाइड्रोफोबिक। अगेन मैं आपको फिर साइंस की खूबसूरती बताता हूँ, वर्ड को तोड़ के समझेंगे कभी नहीं भूलेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पूरी साइंस में जहाँ जहाँ हाइड्रो आ जाए वहाँ मतलब कहीं ना कहीं इसमें वाटर का रिलेशन। फोबिक, फोबिक का मतलब होता है डर। फोबिया होता है ना, आपने इंग्लिश का वर्ड सुना होगा, टीचर बताते रहते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर। तो यहाँ हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक का मतलब डर। तो डर किससे लग रहा है? वाटर से। और उसी तरह से अगर फिलिक होता है, फिलिक की स्पेलिंग नहीं आ रही यार, रुको, हाइड्रो फिलिक का मतलब होता है लव। हाय हाय सर क्या बोल दिया आप, ऐसे मत बोला करो, तीर सा चलते हैं, छोड़। ठीक है, तो हम हाइड्रो वाटर और फिलिक का मतलब डर। तो ये तो हो गया जो पार्ट पानी से डरता है। और फोबिक का मतलब डर और फिलिक का मतलब लव, तो ये वो पार्ट हो गया जो पानी से अटैच रहता है।
तो जब ये बाई लेयर है तो ये मतलब पूरा ऐसे सर्कल में होगी, सर्कल में होगी तो ये लेयर आपको ऐसे दिखेगी कि ये ऐसे और ये ऐसे। तो अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है ना। तो ये इन दोनों में वाटर की प्रेजेंस है, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर रहता है और ये फोबिक पार्ट अपोजिट साइड में रहता है। तो ये दो लेयर की स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो देखो ना यार, अगर ये एक ही लेयर होती तो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती, क्योंकि अगर ये टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक हैं तो ये अल्टीमेटली जाती कहाँ, क्यों वाटर तो दोनों तरफ है, तो ये लेयर कभी स्टेबल हो पाती क्या। अच्छे से सोचो ना, खोल के, दिमाग खोल के सोचो, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ ना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छे से किसी पेज पे लिख लेना आप, ताकि आपको कभी डाउट नहीं आए। एक ऐसा कॉपी बना लो या कॉपी के जस्ट एकदम बिल्कुल लास्ट ऊपर लिख लिया करो, जिससे आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। 25 कर रहे थे ना। द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अरेंज एज, तो अरे यार ये है ना प्योर कार्बोहाइड्रेट, नहीं ये गलत आ गया, ये गलत आ गया, ये बहुत ही एक्सट्रीम बोल दिया ना इसने। फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, फोस्फोलिपिड्स होती है, बाइलेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की कहाँ होती है, मैंने अभी बताया लिपिड्स की लेयर होती है ना। तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। कोई दिक्कत, प्रोटीन शीट नहीं, मोनो इसका तो पैटर्न आंसर जो है मैंने आपको बता दिया, उलझना नहीं है। कभी कभी ज़्यादा मास्टरी नहीं करनी अपने को हर चीज़ समझने में, है ना। कुछ ऑप्शन ऐसे ही बना के भी दिए होते हैं तो उनको समझ जाओ आप। देन नेक्स्ट आते हैं, अभी तो 5-6 क्वेश्चन रह गए, क्लियर डन है फिर अपना ये लेक्चर। तो इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। देखो एक मैं ना आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आपको शायद देखो जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को जानते हैं उन्हें ये पता है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि अगर कभी एग्ज़ाम में आपको ऐसा दिख जाए कि इसमें एक ऑप्शन दिया है और उसको अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, कि एक ऑप्शन दिया और उसको अलग से उसी के अंदर ब्रैकेट में दिखा रखा, तो 99% चांस है बेटा वही आंसर हो तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते वक्त ये सोच रहा है कहीं बच्चा कंफ्यूज ना कर जाए, है ना। कि अगर उसने पूछ लिया कि कॉइन लाइक स्टेक्ड, तो उसने सोचा कि कहीं बच्चा ग्रेना ना ढूंढने लग जाए वर्ड, और कहीं ग्रेना लिख दूं तो थाइलेकोइड ना ढूंढने लग जाए, है ना। तो उसने क्या किया, इन दोनों को स्पेसिफाई कर दिया। क्रिस्टी जैसे मैंने आपको बताया किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर्नी वो मेम्ब्रेन सिस्टम में आ गई, और स्ट्रोमा हमारा प्लास्टिड में आ गया। तो बचा हमारा, हाँ देखो स्ट्रोमा भी प्लास्टिड में होता है ना, और फिर आ गया हमारा थाइलेकोइड, जिसकी इसने बात की। मैंने आपको बताया ना ऐसे प्लास्टिड के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है, उनके बीच में फिर ऐसे कनेक्शंस होते हैं, उसको लेमेली बोलते हैं। तो मैंने लेक्चर में अच्छे से करवा रखा है। देखो एक बार पढ़ लोगे ना तो यार देखो थोड़ी चीज़ें डीप में पढ़नी पड़ेंगी, यूपीएससी कहीं से भी आजकल क्वेश्चन उठा रहा है, पर हाँ मैक्सिमम चीज़ें पहले जैसी हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया थाइलेकोइड, ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, प्लास्टिड की स्ट्रक्चर से सीधा सीधा क्वेश्चन आया, और ये मैंने करवा रखा है लेक्चर में। देखो बेटा यूट्यूब पे जो कंटेंट करवा रखा है, तो तुम इधर उधर के बैच में भागोगे उससे बेहतर है पहले ये कर लो यार। बैच वेच तो आगे लॉन्च होते रहेंगे और आते रहेंगे, उनके भरोसे कब तक बैठोगे। जो जेन्युइन कंटेंट है उसको करो, एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, आप समझो, फिर आपकी डिमांड के ऊपर चीज़ें होती रहेंगी। आप बोलो मेरे को क्या लेके आना, मैं लेके आता हूँ ना, आप पढ़ो ना यार, पढ़ने पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। करो इसको अच्छे से, बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो अभी हम 27 पे आते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड डेंस रीजन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। सीधी सी बात है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है क्या कहीं, ये रहा। मैंने न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस बताया था, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, आरएनए होता है, मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। सेंट्रोसोम का कोई मतलब नहीं निकलता, काइनेटोकोर सेल डिवीजन के टाइम में बनते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। देन विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड ऑयल इन प्लांट। चल ये बताओ, आप सोचो, कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूँ किसको आंसर आ रहा है, ठीक है। लाइव नहीं है यार, समझ पा रहा हूँ, तो तुम कर सकते हो ना, मैं देखूंगा, लाइक करूंगा, तुम्हारे एफर्ट्स की दाद दूंगा,
कुछ गूगलिया बाबा भी होंगे यहाँ पे, गूगल से करके खुद को महान समझ रहे होंगे कम्युनिटी, वो मत कर देना। ठीक है, ठीक है। मैंने देखो आपको मैंने बताया था कि वर्ड्स को तोड़ के समझो, तो मैं इनको मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने लेक्चर में तोड़ के समझाया होगा तुमको। देखो क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, प्लास्ट तो प्लास्टिड से रिलेटेड है। क्रोमो का मतलब अरे करवाया है मैंने, मेरे को डेफिनेटली करवाया है मैंने, मेरे को याद आ रहा है ना। और इसका मतलब कलर होता है। ल्यूको, ल्यूकेरिया, कुछ याद आ रहा है। ल्यूकोसाइड्स किससे रिलेटेड है, वाइट कलर से रिलेटेड है। देन प्रोटोप्लास्ट, इस नाम के बारे में आप ढूंढ के आना, ये अपने आप में एक सीधा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये ढूंढ के, मैं क्यों बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको ढूंढने के लिए, फिर यार ये चीज़ें आपको लिटरली पढ़नी है, जिनको अंदर से आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू होना है। इनको कहीं भी अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। मैं बता दूंगा आपको, पर आप मेहनत नहीं करोगे। फिर आप इसको एक बार ढूंढो, ये सीधा क्वेश्चन आया, फिर आप देख लेना, वो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो हम देखो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जनरली हम इसको वाइट कलर से रिलेट करते हैं। ठीक है, ऑयल्स को भी हम वाइट कलर से रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर हम किसके साथ जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट से। तो देखो ना तो ग्रीन कलर का काम है यहाँ पे, ना कलरफुल चीज़ों का काम है। ठीक है, वो पिगमेंट वाले सेक्शन में आएगा। प्रोटोप्लास्ट इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ बेटा, बताने को मैं बता सकता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। पर मैं चाह रहा हूँ कि आप सच में इसको एक बार देखो, और मैं यहाँ पे लिखो, कमेंट करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो इसको। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें याद रहेंगी। गूगल का लिखोगे एक बार, हाँ तुम्हें लगेगा याद हो गया, पढ़ लोगे, नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लो यार सुन, देख तुम पे यकीन नहीं रहता यार, यकीन दिलाओ मेरे को, कमेंट में बताओ यकीन कैसे रहे मेरे को। देखो प्रोटोप्लास्ट है ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मैंने सेल वॉल में करवाया था क्या तुम्हें। देखो जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, देखो जब भी मैं ये दो बनाऊँ ना, तुम ये मत सोचना ये एक ही मोटी मोटी चद्दर है, मैं दो बना रहा हूँ, लिटरली दो बना रहा हूँ मैं। ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो जब इस ये प्लांट सेल में से मान लो कोई भी प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, जिसमें सेल वॉल होती है, अगर तुम उस सेल वॉल को निकाल दोगे ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बचेगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, कोई दिक्कत, मतलब है तो ये प्लांट सेल, बट इसकी सेल वॉल हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। मान लो किसी भी केमिकल्स हमने डिजोल्व कर दी, तो उसको वैसे याद रख लो। ठीक है, इसलिए कह रहा था ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सीधा का सीधा बेटा क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल नॉन एज, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, और सीधा तुम्हें यही ढूंढना है प्रोटोप्लास्ट की तरह। ठीक है, चलो 29 देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको देखते ही आपके दिमाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसेंट्रेशन, हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन। बेटा मैंने ये इतना शिद्दत से समझाया ना तुमको, जिसमें मैंने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक तीनों करवाए हैं, और इतना शिद्दत से करवाए हैं ना बेटा, वो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है और बायो का भी। ठीक है, अच्छे से समझो उसको ढंग से, फिर इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना भले, है ना। पर अगर आपको ये नाम बोलने पे अगर पूरी रामायण जो मैंने बोली वो याद नहीं आ रही, तो आपको बेटा एक बार ज़रूरत है उस चीज़ को दोबारा देखो। चलो बात कर लेते हैं कि क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन नहीं, वो तो कोई भी मटेरियल है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। हाँ ओस्मोसिस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें सेमी परमेबल की जरूरत होती है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ होता है, जबकि ओस्मोसिस में वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो सीधा ही चला जाता है ना। देन आता है प्लाज्मोलाइसिस, नहीं ये तो आगे का फर्दर प्रोसीजर है कि ओस्मोसिस की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, बट ये प्रोसेस नहीं है, ये रिजल्ट है। आप इसको ऐसे याद रखो कि ये एक रिजल्ट है ना। चलो, और हाँ अब आप कमेंट करना कि किसका रिजल्ट है। फिर ये तीनों चीज़ें अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा, तो आप कमेंट करके बताना मेरे को कि किसका रिजल्ट है। चलो, इफ़ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
व्हाट फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड, है ना। देखो फिर से आ गया ना। अभी हमारा क्वेश्चन आ गया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखेंगे तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है। मैंने क्या कहा था कि ये वर्ड किसको बताता है कि उसमें सोल्यूट जो डाला है उसके बारे में बताता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा है। अगर सोल्यूट बहुत ज़्यादा है तो वाटर क्या हो गया हमारा, कम। तो अब हमें ये याद रखना है कि जिस जो हमारी सेल जिस चीज़ में जिस सॉल्यूशन में गिराई जाएगी वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो अगर बाहर वाटर कम है तो सेल का वाटर बाहर आएगा, क्योंकि वाटर का तो काम है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसको अच्छे से ऐसे देखो, भी यहाँ वाटर ज़्यादा है और बाहर वाटर कम है, तो वाटर अपने ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये सिलेक्टिवली परमेबल की तरह काम करेगी और ये यहाँ ओस्मोसिस होगा, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। अगेन अगेन मैंने आपको ये बोला था कि कहीं अगर कुछ भी स्पेसिफिक एक्सप्लेन कर दे तो वो आंसर सीधा आप टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया है तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि ये होगा प्लाज्मोलाइसिस, है ना, ये होगा प्लाज्मोलाइसिस। कोई दिक्कत। देखो स्वेलिंग वाला केस कब आएगा, जब वो हाइपोटोनिक होगी। अगर देखो हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा, अभी हाइपोटोनिक समझ लो ना, एक्सप्लेनेशन उल्टी मत करना, मैं तो इसको मिटा ही दूंगा। पता लगे लास्ट में मास्टर को स्क्रीनशॉट भेज रहे हो कि सर ये क्या करवा दिया। हाइपोटोनिक की बात करें तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा, तो अगर यहाँ ज़्यादा है तो मतलब सेल में कम होगा, क्योंकि कंपैरिजन के बारे में तो कंपैरिजन से ही तो बताते हैं कि कौन सा हाइपरटोनिक है कौन सा हाइपोटोनिक है। तो यहाँ पे वाटर कम है तो बाहर से अंदर आएगा, अंदर आएगा तो सेल फटने को आएगी भाई, है ना, उसी को स्वेलिंग बोलते हैं। देन इमीडिएट बस्टिंग। देखो सेल वॉल नहीं यार, सेमिले सेल वॉल कभी भी इमीडिएट बस्ट नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल ही तो क्या करती है, पकड़ के रखती है ना, स्ट्रक्चर को बांध के रखती है। हाँ एनिमल सेल होगी ना, हाँ उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है हाइपोटोनिक में रखने के बाद, क्योंकि बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो क्या ही औकात है यार, नो मूवमेंट। गलत बात, क्योंकि अगर डिफरेंस है तो मूवमेंट होगा। अगर ये आइसोटोनिक के लिए बात सही है, अगर आइसोटोनिक दिया होता तो उसके लिए बात सही है, बट यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर कंपोनेंट नोन एज माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूबुल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू यूकैरियोटिक सेल कंस्टिट्यूट द, क्या बनाती है ना, क्या बोल रहा हूँ, माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो ट्यूबुल्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट। मैंने आपको याद होगा तो एक जब मैं सेल समझा रहा था, जब मैंने सेकंड क्लास शुरू की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तीन चीज़ें साइटोस्केलेटन की तरह काम करती है, सेल के स्ट्रक्चर को बना के रखती है। ये इसमें इस तरह से धागे से होता है, मतलब ट्रू स्केलेटन तो होता नहीं है इसमें सेल में, फिर भी सेल की एक शेप तो बनी हुई रहती है ना, तो उसके लिए साइटोस्केलेटन। तुम यहाँ से इसको स्केलेटन से भी याद रख सकते थे कि सेल के स्केलेटन की तरह जो काम करे वो साइटोस्केलेटन, और स्केलेटन का काम यही तो होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट करे और शेप को बना के रखें, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स नहीं, न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इसमें देखो देखो वैसे ये भी एक तरह से काम करता है, पर ये तब हम लिखेंगे जब हमारे पास साइटोस्केलेटन ऑप्शन में नहीं होगा, है ना। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी काम करता है क्योंकि बहुत फैला हुआ होता है ना, तो ये भी एक सेल के अंदर सपोर्ट करता है, बट अभी तक आपको इतना ही याद रखना है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज करेक्ट, ठीक है। चलो राइबोसोम को देखते हैं। दे आर सराउंडेड बाई ए सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड, इसको रोको एक बार, इसको अपन रखते हैं होल्ड पे, क्या रखते हैं होल्ड पे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक हैव 80s राइबोसोम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट में 80s, है ना। ये 60, 40 और 50, 30 का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इन फिर देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 50 और 30 सब यूनिट होती है राइबोसोम की, है ना। ये मैं बता रहा हूँ मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में, ये सब यूनिट्स हैं 50, 30, 60, 40, है ना। ये मैंने लेक्चर में नहीं कराया तो यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स मिलकर, तो 50 और 30 वाली सब यूनिट मिलकर 70s और 40 और 60 की ये बनाती है 80s। तो सर ये क्या झोल है, इतना भी मत समझो हमें, माना कि हम थोड़े से हैं पर इतने नहीं कि 60 और 40 हो समझ में नहीं है और 50 और 30, 80 समझ में नहीं है। तो बेटा देखो
ये गणित नहीं है ना। ये क्योंकि स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो ये कुछ ऐसा है समझो कि मान लो आपने से वो बच्चे ब्लॉक खेलते हैं, देखा आपने, ऐसे वाले, ठीक है, और ऐसे वाले, ठीक। अब मान लो इसकी हाइट है 5-10 सेंटीमीटर तक, और ये बीच वाला है 2.5 का, है ना, और ये भी है 2.5 का, और ये पूरा है, ये भी 10 का, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो बताओ कितना माइनस हो गया, 2.5 और 2.5 5 माइनस हो गया है। अरे मूर्खों, 2.5 और 2.5 5 कैसे माइनस हो जाएगा, सिर्फ 2.5 माइनस होगा ना, क्योंकि 2.5 2.5 में इंसर्ट हो गया, तो सिर्फ 2.5 माइनस होगा। जैसे ये पूरा 10 रहेगा, ठीक है, पर इस 10 का ये 2.5 जो है, ये तो इस 10 के अंदर ही मिल गया ना, तो इस 2.5 के अलावा जो बचा वही तो रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 7.5, तो 17.5 हो गया, ठीक है। तो ये जो कम हुआ ना, एक्चुअल में तो है, अगर इंडिविजुअल देखें तो वो है, बट यहाँ पे ये विलुप्त हो गया, बोले तो डिसअपियर हो गया, ठीक है। यही चीज़ दिखाई गई है उसमें कि 50 और 30 मिलकर तो 70s बनाते हैं, और 60 और 40, ये देखो यार मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाने दो, लोड मत लेना, क्योंकि दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार यहीं छोड़ देना, बस आप ये याद रखना कि 2 यूनिट से मिलकर बना होता है हर राइबोसोम, और 70s किस में, तो वो जो कम है वो पहले जो आया उसमें मिलेगा, और जो ज़्यादा है वो ज़्यादा बाद में आया उसमें मिलेगा, क्योंकि पहले कौन आया, प्रोकैरियोट, बाद में कौन आया, यूकैरियोट, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये गलत हो गया, इसको छोड़ो। फिर है, दे आर कंपोज ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये तो सही बात है ना, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से ही बना होता है। हमने राइबोसोम के बारे में क्या पढ़ा है, पूरी लेक्चर में हमने यही लाइन पढ़ी थी, और यही लाइन यहाँ दी हुई है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। फिर दूसरा भी देख लेते हैं, दे आर फाउंड ओनली अटैच्ड टू द ईआर। आपने देखा है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, ठीक है। हाँ, ये लिपिड नहीं होगा ना, क्योंकि तो प्रोटीन के बिना मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, प्रोटीन भी होंगे, ठीक है। ये काट दो, मोर, ये जो हमारा आंसर है ये हमारा करेक्ट, हमने एज इट इज़ ये लाइन पढ़ी है, और ये दी हुई है क्वेश्चन में, वही आंसर, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो बेटा हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, PYQ, ये आपको समझ में आ गया ना, ये नोट कर लेना कहीं पे आप। चलो, द मेम्ब्रेन दैट बाउंड द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल। अरे रे रे मास्टर, ऐसा मत क्या हुआ आप, सीधे आंसर मत लगाया करो, पहले बताया करो। क्या बताऊँ बेटा, मैंने लेक्चर में सीधा सीधा आंसर लिया, वैक्यूल के बाहर क्या होती है, टोनोब्लास्ट होती है, अब इसमें क्या लूँ, है ना, ये भी गलत है, ये नाम ही नहीं सुना तुम, छोड़ो यार, तुम्हें ये पता है कि टोनोब्लास्ट होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा लेक्चर होता है एंड, एंड का यार, अभी तो हमने शुरुआत की है। अकेला ही चला था जनाब मंजिल पे, देखते देखते कारमा बढ़ता गया, है ना, तो हमें हमारा कारमा बढ़ाना है। अगर आपको यार ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा हो, ठीक है, तो भी बताइए, अगर नहीं लग रहा तो भी बताइए यार, क्यों, हमारा काम है हेल्पफुल बनाना, हम इस जर्नी के पार्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि एस्पायरेंट्स को बहुत हेल्प हो, ठीक है, क्योंकि नॉलेज को लेकर मर तो नहीं सकता मैं, ठीक है, तो एटलीस्ट स्प्रेड ही कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से समझा रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर दो यार, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं ये नहीं बता, आगे चीज़ों को मोल्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मोल्ड करने के बिना नहीं होती, अगर मैं इनको मोल्ड नहीं करूँगा तो हो सकता है आपको आगे फिर समझ में नहीं आए, तो अगर कुछ चीज़ें मोल्ड करनी पड़ी तो मैं करूँगा, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है, और बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है ना, साइंस से प्यार होगा, नॉट ओनली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सब करवाऊँगा मैं, ठीक है, निश्चित रहो तुम, बस लग के करो, समझ में आ गया, लग के करते जाओ,
33 क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया है, लेक्चर ज़रूर बड़ा हुआ है, पर आपको मज़ा आएगा। इस टॉपिक को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो सारे लेक्चर देखे और उसके बाद में मेरे साथ ये क्वेश्चन किए तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। ठीक है, अच्छे से करो, ठीक है, फीडबैक दो, बताओ मुझे आगे कौन सा लेक्चर लाना चाहिए। बाकी जो हमने प्लान किया वो तो करेंगे, बट आपका ओपिनियन जानने से हमें ये पता लगेगा कि एटलीस्ट आप एक्टिव हो इस सीरीज़ को लेके। यार कभी कभी होता है कि हमें फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। यही मैं कोई बैच बना के बेच रहा होता तो शायद आप लोग ले लेते, तो तब आपको ये लगता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा ये याद रखना, सिलेक्शन कभी भी बैच से नहीं होता है। बैच इज़ नॉट ओनली ऑप्शन जो आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाए। सिलेक्शन होता है चीज़ों को गेन करने से, ठीक है, वो एक बार ऐसी करो कि दोबारा करनी ना पड़े। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा है यूपीएससी के हिसाब से। बोले सर यूपीएससी क्यों बोला, मतलब हार्ड क्वेश्चन यही बनते हैं भाई। ठीक है, वरना एसएससी वगैरह में तो मैंने जो आपको फंक्शन बताया ना सेल्स के, पेट सीधे फंक्शन के बारे में पूछता है, आपको लगाओ आंसर आ जाएगा। स्ट्रक्चर के बारे में सीधा पूछता है, आंसर आ जाएगा। इतनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते ही नहीं वो लोग, है ना। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मिलते हैं हम आगे एक नए टॉपिक के साथ। एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई जर्नी में आपको लेके जाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।